Hello everyone, this is Mohit Tripathi and this is the part 4 of Indian politics. अब अब तक जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की कहानी है, देखो कहानी शुरू हुई थी अर्ली 1600 से, जब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडर इंडिया में आई थी ट्रेड करने के लिए। फिर उन्हें दीवानी राइट मिल जाते हैं 1765 में, जो कि सिविल जस्टिस रेवेन्यू के रिलेटेड थे। ये सब मैंने पिछली वीडियोस में कवर किया है, बहुत ही अच्छे से कवर किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 पार्ट 3 में। उसमें से जाके भी अगर जिन्होंने नहीं देखा अभी तक तो देख सकते हो। अब देखो हुआ क्या था, एक बार थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं पिछला। अब जो ब्रिटिश रूल था उसको हमने दो सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है, जिसको कि कंपनी रूल और क्राउन रूल कहते हैं। पहला कंपनी रूल जो कि कब से है, जब से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास हुआ था, और लास्ट जो है चार्टर एक्ट पास हुआ था 1773 से 1858 तक। ठीक है, ये क्या है हमारा कंपनी रूल। देन क्राउन रूल शुरू हो जाता है 1858 से। क्राउन रूल मींस अब ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व चला गया है, अब क्राउन जो है डायरेक्ट अपनी गवर्नेंस को दिखा रहे हैं इंडिया में। वो फिर 1947 इंडिपेंडेंस तक चलता है। रेगुलेटिंग एक्ट को एक बार बेशक करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था अच्छे से कवर कर रखा है मैंने पिछले पार्ट्स में, उसमें जाके देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पे ब्रशअप कर रहा हूँ, देख लो, सुन लो। क्या हुआ, पहली चीज तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। मद्रास एंड बॉम्बे जो है उनको सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज बना दी गई बंगाल की। बंगाल को रिपोर्ट करना होता था। सुप्रीम कोर्ट बन गया यहाँ पे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया। फिर आया हमारा पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट में कमर्शियल एंड पॉलिटिकल दो अलग अलग अफेयर्स हो गए। अब यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रेगुलेटिंग एक्ट में बनाए गए थे, उनको अब क्या कर दिया गया कि तुम कमर्शियल काम संभालो, और अब जो पॉलिटिकल काम है वो अब कौन संभालेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभालेंगे। मतलब डबल गवर्नमेंट का यहाँ पे फिनोमिना आ गया। पहली टाइम ब्रिटिशर्स ने माना अपना, एक वर्ड यूज किया, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। वो भी किसमें किया गया, पीट्स इंडिया एक्ट में। अब एक्ट ऑफ 1786 आता है, उसमें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का वो एक्ट है, बहुत सारी शक्तियां लेके आता है वो यहाँ पे, अपनी दो शर्तों को मनवाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, मान भी लेते हैं वो, और यहाँ पे आ जाता है, एंट्री करता है। फिर चार्टर एक्ट हमने देखा था। चार्टर एक्ट 1793 में क्या हुआ था कि और ज्यादा पावर दे दी गई। ठीक है, मोनोपोली को, जो ट्रेडिंग मोनोपोली थी उसको और 20 साल बढ़ा दिया गया। जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस पावर लेके गया था, उसको ओवरराइडिंग पावर जो उसके पास थी, वो पावर अब गवर्नर जनरल जो फ्यूचर के आने वाले थे उनको भी दे दी गई। ठीक है, और यहीं पे बात कर दी गई चार्टर एक्ट 1793 में कि अब जो सैलरी दी जाएगी वो भी इंडियन रेवेन्यू से, यहीं से कमाओगे, यहीं से सैलरी दे दोगे इंडिया की कमाई से। तो ये भी एक नई चीज हो गई इस चार्टर एक्ट 1793 में। फिर चार्टर एक्ट 1813 आया। 1813 में क्या हुआ कि जो मोनोपोली थी, कहने के लिए केवल, मोनोपोली खत्म कर दी गई। चाय और चाइना के साथ जो ट्रेड था, चाय का ट्रेड और चाइना के साथ जो ट्रेड था, वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहा। मिशनरीज यहाँ पे आ गए, टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जो टैक्स नहीं देता था उसको पनिश करना शुरू कर दिया चार्टर एक्ट 1813 में। वेस्टर्न एजुकेशन आ गई। तो ये सब अभी तक का जो निचोड़ है वो पूरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने कवर किया। ये तो मैंने बहुत फास्ट तरीके से बताया, आप वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख सकते हो। अब हम ओरिजिनल कंटेंट जो इस वीडियो का है उस पे आते हैं, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट 1833। अब इसमें देखो क्या हुआ है। देखो, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था उसमें जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, यहाँ पे अब ये जो डेजिग्नेशन है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये हटा दी गई है। इस डेजिग्नेशन को अब कन्वर्ट कर दिया गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। देखो, पहली बार इंडिया को लेके आए, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है, और पूरी की पूरी जो सिविल और मिलिट्री पावर्स हैं वो अब इसको दे दी गई है। किसको, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का है। असल में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही कन्वर्ट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में, उसको सारी सिविल पावर दे दी, मिलिट्री पावर दे दी। ठीक है, अब देखो, thus the act created for the first time government of India having authority over the entire territorial area possessed by the British in India। अच्छा, इस एक्ट में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम बोला गया कि जो भी टेरिटरी हैं यहाँ पे, जो कि ब्रिटिश पोजेशन में है,
उस पे उसकी पूरी अथॉरिटी किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, जिसके जनरल कौन है? गवर्नर जनरल। और ऐसे पहले जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे पहले? मैंने बताया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, मैंने बताया था कि पहले कौन थे। रिपीट नहीं कर रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो फर्स्ट नाम था, ठीक है। पर यहाँ पे फिर रिपीट कर देता हूँ कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो पहले थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। रिपीट कर रहा हूँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि पहली बार नहीं सुनो, दूसरी बार कम से कम सुन लो। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया ना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनको कन्वर्ट करके क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। उनको सिविल एंड मिलिट्री पावर दे दी, ठीक है। और पहले ऐसे गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। अब गवर्नर और जो थे मुंबई के और मद्रास के, उनसे जो उनकी लेजिस्लेटिव पावर थी वो छीन ली गई, ठीक है। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अच्छा उनसे छीनेंगे तो किसी को तो देंगे ना। अब ये सारी की सारी पावर किसको दे दी? जो अभी अभी पहले पॉइंट में क्या बनाए गए हैं? पहले पॉइंट में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए हैं, कौन? जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, उनको सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर दे दी। अब वो केवल ऐसे मद्रास, बॉम्बे या बंगाल नहीं रह गया, वो सारा पोजेशन हो गया जो कि ब्रिटिश का है इंडिया में। उस पूरे एरिया का जो गवर्नर जनरल है वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहने लगा। और सारे की सारी जगह पे जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को मिल गई। ना बॉम्बे की बात हुई, ना मद्रास की बात हुई, पूरी की पूरी इंडिया में हो गई। अभी सारी पावर किसके पास है? पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड एज रेगुलेशंस। अच्छा देखो, अब तक जो भी लॉज पिछले एक्ट के अकॉर्डिंग बने थे उन्हें कहा गया था रेगुलेशंस, ठीक है। पर अब से जो लॉ बनेंगे इस एक्ट के अंदर उन्हें एक्ट्स कहा जाएगा। अब तक तो रेगुलेशन कह रहे थे, अब क्या कहा जाएगा? एक्ट्स। दोनों फीचर्स को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला फीचर क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, उसको सिविल और मिलिट्री पावर दे दी। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे। अब लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई मद्रास और बॉम्बे से, और वो दे दी गई किसे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। इनको लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अभी के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भी रहे हुए होंगे उसके बाद उनको भी मिली होगी, पर लॉर्ड विलियम बेंटिक को ये पूरी की पूरी पावर दे दी। पहले तक रेगुलेशन कह रहे थे जो भी लॉ बन रहे थे, अब उन्हें एक्ट कहा जाने लगा। अब थर्ड फीचर देखते हैं। अब थर्ड फीचर में देखो, पहले देखो इससे पहले वाले एक्ट्स में हमने देखा ना कि कमर्शियल बॉडी कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो कमर्शियल काम कर रहे थे, और पॉलिटिकल अफेयर कौन देख रहे थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना। चलो देखना उसे दोबारा उन वीडियोस में जाके, अगर कहीं भूल गए हो तो। It ended the activities of the East India Company as a commercial body, which became a purely administrative body. अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल बॉडी थी, कमर्शियल काम था, वो बंद कर दिया, उसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया इंडिया में। It provided that the company's territories in India were held by it in trust for His Majesty, his heirs and successors. क्या मतलब हुआ इसका? देखो कि इसने कहा, इस जो थर्ड फीचर्स कह रहा है कि जो जो टेरिटरीज कंपनी ने ऑक्यूपाई कर रखी थी वो ब्रिटिश क्राउन के सक्सेसर या उसके जो पुराने ब्रिटिश क्राउन थे उनके ट्रस्ट पे उन्होंने यहाँ पे ले रखी थी। मीन्स डायरेक्ट एंड डायरेक्ट क्या कह रहे हैं कि वो था तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, पर वो थी किसकी? ब्रिटिश क्राउन की। तो देखो समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे कैसे पावर्स ट्रांसफर हो रही हैं किसके पास? ब्रिटिश क्राउन के पास। बस एक और एक्ट बचा है, उसके बाद तो क्राउन रूल शुरू हो जाएगा। थर्ड समझ में आया? थर्ड को रिपीट कर देता हूं मैं, थर्ड फीचर को, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल बॉडी है वो खत्म कर दी गई और उसको प्योरली फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेटिव बना दिया गया। और ठीक है, फोर्थ फीचर देखते हैं फिर। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 attempted to introduce a system of open competition for selection of civil
civil servants and stated that Indians should not be debarred from holding any place, office and employment under the company. इस एक्ट में क्या कहा गया, एक सिस्टम बना दिया गया जिसमें कंपटीशन करवाया गया ओपनली, जिसमें सिलेक्शन होगा सिविल सर्वेंट्स का, और ये बोल दिया गया कि इंडियंस को इससे बाहर नहीं रखा जाएगा, इंडियंस भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कोई भी जगह पे या किसी भी ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट ले सकेंगे वो कंपनी के। ठीक है, देखो क्या कहा गया, इस एक्ट के अंडर पहली बार ऐसा हुआ कि ओपन कंपटीशन कराया गया, ठीक है, सिलेक्शन करने के लिए सिविल सर्वेंट का, और इंडियंस को बाहर नहीं रखा जाएगा, ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया। पर ये जो चीज थी वो कैंसिल हो गई क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने अपोज कर दिया था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर समझ में आया ना कौन थे वो थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही, वो चाह ही नहीं रहे थे कि ऐसा हो। ठीक है, तो देखो अब बात को समझो। बात ऐसी है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, उनको सिविल एंड मिलिट्री पावर दे दी गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ऐसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। मद्रास और बॉम्बे से पावर छीन ली लेजिस्लेटिव और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी। कमर्शियल एक्टिविटीज खत्म कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्योरली उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बना दिया गया। और क्या कर दिया गया, पहली बार जो सिविल सर्वेंट थे वो ओपनली कंपटीशन के द्वारा सिलेक्ट किए जाने लगे। इंडियंस को बाहर नहीं रखा जाएगा इस पे कहा गया, पर फिर भी बाहर रखा गया क्योंकि जो ये फैसला था वो निगेटेड हो गया। इसके कारण जो अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि अपोजिशन अपोज कर दिया किसने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने। ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नेक्स्ट हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दिस वाज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट। अच्छा, हमने देखो चार्टर एक्ट की सीरीज पढ़ी ना, 1793, 1813, 1833, 1853, 20 साल के बाद आए हैं। ये याद करने के लिए बहुत इजी है ये कि कब आए हैं। देखो लास्ट एक्ट है ये, मतलब चार्टर एक्ट लास्ट है, एक्ट तो अभी और आएंगे, पर चार्टर एक्ट जो है ये लास्ट है। और कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मींस इस यहाँ से एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इसने बहुत इफेक्ट किया। देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1853 क्या है, एक तो लास्ट एक्ट है। पहली बार देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, पहला फीचर देखो क्या है, इट्स सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल्स। देखो जो गवर्नर जनरल्स की काउंसिल्स है ना, देखो हम उसमें पढ़ा ना हमने रेगुलेटिंग एक्ट में कि गवर्नर जनरल को क्या दी जाएगी, काउंसिल दी जाएगी। उस काउंसिल के जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं उनको क्लियरली सेपरेट कर दिया गया। मतलब यहीं पे डिसाइड कर दिया गया कि लेजिस्लेटिव फंक्शन है क्या और एग्जीक्यूटिव फंक्शन है क्या। देखो आज भी हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग अलग चलते हैं ना। आपने हमारी जो कार्य प्रणाली है हमारी गवर्नमेंट बॉडी की, तो वही देखो इस यहीं से फीचर आया है। फर्स्ट टाइम सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, किसमें, चार्टर एक्ट 1853। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 6 मेंबर की एक और कमेटी बनाई गई जिसको कि क्या क्या गया, लेजिस्लेटिव काउंसलर्स टू द काउंसिल। देखो काउंसिल जो है ना, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसके लिए भी एक लेजिस्लेटिव काउंसलर की 6 मेंबर्स की कमेटी बना दी गई। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल व्हिच केम टू बी नोन एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसी को क्या कहा गया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा गया। देखो दोबारा से बता देता हूँ, पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन है उनको अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग बांट दिया गया। और 6 मेंबर की कमेटी जो कि गवर्नर जनरल्स की काउंसिल है उसको एक और काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसलर की एक मेंबर्स की टीम दे दी उन्हें, 6 की टीम दे दी। समझ में आ रहा है ना कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की एक टीम बनाई गई ये उसी तरीके से काम करती थी जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट काम करता था। इसको एक तरीके से मिनी पार्लियामेंट भी कहा जा सकता है कि कहा ही गया है उस टाइम पे। अच्छा, सेकंड फीचर देखते हैं, इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। अच्छा, पिछले भी एक्ट में हमने देखा कि वहां पे ये कहा गया कि ओपन कंपटीशन कराया जाएगा, पर अपोज कर दिया गया, पर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, ओपन कंपटीशन कराया गया सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। और यहाँ पे देखो
सिविल सर्विस को दो बांटों में बांट दिया। एक तो द कन्वेंटेड सिविल सर्विसेज, ये जो हाई क्लास सर्विस थी, was thus thrown open to Indians also. Accordingly, the जो मैकॉली कमेटी थी, द कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस वाज अपॉइंटेड इन 1854, जो कि 1854 में ये कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, ये पहली बार ओपन कंपटीशन के जरिए सिलेक्शन होने लगा सिविल सर्वेंट्स का। ठीक है, और जो हाई क्लास सिविल सर्विसेज थी वो भी ओपन कर दी गई। किसके लिए? इंडियंस के लिए ओपन कर दी गई। ठीक है, अब कमेटी देखो किसकी थी, मैकॉले की कमेटी थी। ठीक है, तो कमेटी कब बनी गई थी, कब बनाई गई थी? 1854 में। पहला फीचर दोबारा रिपीट करते हैं, फिर सेकंड फीचर को भी देखेंगे। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अलग अलग कर दी गई। एक टीम बना दी गई 6 मेंबर्स की, जिसको क्या कहने लगे, गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती थी और सेम उसी तरीके से काम करती थी जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट काम करती थी। और यहाँ पे ओपन सिविल रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी शुरू हो गया। होना तो पहले था पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अपोज कर दिया था तो नहीं हुआ। और जो कन्वेंटेड सिविल सर्विसेज थी यहाँ पे ओपन कर देगी इंडियंस के लिए। थर्ड फीचर्स देखते हैं। इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। यहाँ पे कंपनी का रूल एक्सटेंड कर दिया गया और अलाउ कर दिया गया इसको कि टू रिटेन, अपने पास रखे पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन, कि ब्रिटिश क्राउन के पूरे पूरे भरोसे पे वो क्या रखे, अपना कब्जा रखे। जो भी पोजेशन में ले रखी हैं उन्होंने इंडियन टेरिटरीज, अपने कब्जे में जो भी टेरिटरीज ले रखी हैं उसको क्या करे कि कंपनी अभी भी रखे अपने पास। बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड, पर यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि कब तक रखना है। ठीक है, जैसे कि पिछले चार्टर में कहा गया था, अब के चार्टर्स में नहीं कहा गया कि कब तक रखना है, कब तक नहीं रखना है। दिस वाज अ क्लियर इंडिकेशन that the company's rule could be terminated at any time the parliament liked. अच्छा, ये देखो क्लियर सिग्नल, कंपनी को अब भगा रहे हैं। पहले देखो धीरे 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 उससे कितनी सारी चीजें छीन ली। पहले कहा कि तुम रूल करो, पहले कहा कि तुम व्यापार करो, तुम रूल भी कर लो, तुम्हें रेगुलेट कर लिया कंपनी को रेगुलेट करके उसको डायरेक्टर्स दे दिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उनसे पॉलिटिकल चीजें छीन ली। फिर यहाँ पे जनरल को ले आए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गए, यहाँ पे कह दिया कि तुम करो। अब इस एक्ट में क्या कहा गया कि तुम करो, कब्जा है तुम्हारा, पर कब तक है ये नहीं हम कह सकते। मतलब पूरा का पूरा इशारा दे रहे थे कि भाई तुम्हारा काम खत्म है, अब हम आएंगे। आए वो आगे, क्राउन रूल तभी तो शुरू हुआ। फोर्थ फीचर देखते हैं। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन दिस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा देखो, पहली बार जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें इंडियन को भी इंट्रोड्यूस किया गया कि तुम भी आ सकते हो भाई। ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ द गवर्नर्स काउंसिल, 4 members were appointed by the local governments of Madras, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। देखो 6 मेंबर्स थे ना लेजिस्लेटिव, जो न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर बनाए गए थे गवर्नर जनरल की काउंसिल के लिए, उसमें से 4 कहां से अपॉइंट किए गए, लोकल अपॉइंट किए गए, जैसे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल के प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स द्वारा वो अपॉइंट किए गए। तो देखो फीचर्स देखें एक बार। फीचर क्या थे कि नई बॉडी बना की, फंक्शंस जो थे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव उन्हें अलग अलग कर दिया गया। एक नई बॉडी बनाई गई, 6 मेंबर की बॉडी थी, जो कि जिसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती थी और सेम वही तरीका था काम करने का जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का था। ओपन कंपटीशन करा दिया गया सिलेक्शन का, रिक्रूटमेंट की, सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूट का, और इंडियंस को भी कहा कि आओ भाई तुम भी आ सकते हो। मैकॉले की कमेटी के द्वारा 1854 में जो अपॉइंट की गई। तब फीचर कहता है कि इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन, कि तुम्हारा रूल है भाई, कब तक है ये नहीं कह सकते, खत्म भी किया गया थोड़ी देर बाद इस एक्ट के। और पहली बार इंडियन को लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखा गया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। चारों को कहां से चुना गया, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। और ये हमारा खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। और देखो भाई समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है बहुत। बाकी जो पहले वाली किसी ने वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखना उन्हें भी। रिक्वेस्ट है भाई, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ग्रोथ बढ़ाओ चैनल की।
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। शेयर करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्राइब से ही तो मोटिवेशन मिलता है। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू सो मच।